हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता सबसे पहले जानना चाहती हूँ आपके हालचाल और उसके साथ लेकर आई हूँ सुब्रमण्यम भारती जी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, इस पाठ की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर हम कर चुके हैं। तो अगर आपने इसमें से कोई चीज़ छोड़ दी है, स्किप कर दी है, तो प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिए, पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक हैं। व्याख्या पढ़ते हैं तो प्रश्नोत्तर अच्छे से हो जाते हैं, व्याख्या और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न आसान हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है बाय चांस भी, तो पहले उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर आ जाइए इस वीडियो पर। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं सुब्रमण्यम भारती जी के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो कुछ छोटा मोटा रह गया है वो यहाँ पर कवर होने वाला है। क्योंकि मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि आप बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन तो पहुँचे ही, साथ में कंप्लीट एजुकेशन पहुँचे। तो यहाँ पर आज हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न कहीं ना कहीं पाठ को कंप्लीट करने में बहुत मदद करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, काठमांडू, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो सुब्रमण्यम जी का जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था। वहाँ तमिलनाडु के ये बहुत प्रसिद्ध, अभी तो ये मतलब काफ़ी प्रोग्रेस कर ली इन्होंने, लेकिन ये तमिलनाडु के बहुत प्रसिद्ध कवियों में से, लेखकों में से एक हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि सुब्रमण्यम को भारती की छवि किस आयु में मिली? उपाधि, यहाँ पर छवि या उपाधि शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उन्हें भारती नाम का जो उपाधि उनको दी गई थी, 10 वर्ष में मिली, 11 वर्ष में मिली, 12 वर्ष में मिली या फिर 14 वर्ष में मिली? तो फटाफट से देख लीजिए जवाब कि उन्हें 11 वर्ष में ये भारती जो उपाधि है इनके नाम के आगे की, वो इनको प्राप्त हुई थी। किसने दी थी वो हम पाठ के दौरान जान चुके हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अगले प्रश्न पर। भारती ने पिता के जाने के बाद, अब यहाँ पर भारती शब्द किसके लिए? किसी लड़की का नहीं, सुब्रमण्यम भारती के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो भारती के पिता के जाने के बाद उन्होंने किस पीड़ा की अनुभूति की? जनरली पिता के जाने के बाद परिवार वैसे ही टूट जाता है ना, और बच्चों की तो जान बसती है अपने पिता में। तो बच्चे जो होते हैं वो किस समस्या का सामना करते हैं अगर मान के चलिए किसी दुर्भाग्यवश उनके पिता का देहांत हो जाए या मृत्यु हो जाए? तो पिता के जाने के बाद इनको भी कौन सी पीड़ा इन्होंने महसूस की थी? मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, निर्धनता की पीड़ा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे निर्धनता की पीड़ा उन्होंने महसूस की थी। शारीरिक और मानसिक तो फिर उसके बाद हो ही जाती है। कोई व्यक्ति अगर निर्धन है तो वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित तो है ही, और शारीरिक कष्ट भी कोई ना कोई उसको बने रहते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में अगर देखा जाए तो उन्होंने निर्धनता की पीड़ा को महसूस किया था, क्योंकि पिता कमाने वाले अकेले थे। पिता के जाने के बाद घर में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आने लगी। पैसे की दिक्कत और किल्लत होने के कारण रोजमर्रा के जीवन का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया, शिक्षा पाना मुश्किल हो गया। तो ये आर्थिक बोझ से दबने लगे थे। तो आप निर्धनता की समस्या का सामना इन्होंने किया था। ठीक है, आ गए हैं हम अगले प्रश्न पर। किस भाषा को उन्होंने भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर को संभालने में समर्थ माना? कौन सी ऐसी चीज थी जिसको इन्होंने ये माना कि ये चीज करने के बाद जो हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है वो सेफ हो जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएगी? कौन सी भाषा को? तो अंग्रेजी, तमिल, हिंदी या फिर संस्कृत? तो इन्होंने यहाँ पर माना कि हिंदी भाषा को सुरक्षित करने से जो इनकी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जो भारत की संस्कृति है, उत्कृष्ट धरोहर है जो, वो सुरक्षित हो जाएगी। क्योंकि भारत के अधिकांश साहित्य, जो ज़्यादा परसेंटेज अगर साहित्य का, तो वो हिंदी में है। भारत में हिंदी भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो भारत में अगर हिंदी की रक्षा होती रही, हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती रही, तो उससे क्या होगा? जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है वो सुरक्षित होती जाएगी। क्योंकि जितना अगर हिंदी पढ़ने वाले, बोलने वाले नहीं बचेंगे तो फिर हिंदी का साहित्य पढ़ेगा कौन? तो यहाँ पर हिंदी भाषा की जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखने के लिए हिंदी भाषा का विकास करना बहुत आवश्यक उन्होंने माना था। फिर है, दरबार में रहते हुए उन्होंने किन भाषाओं का अध्ययन किया? ऐसी कौन सी चीजें थी जिसका अध्ययन इन्होंने किया था?
तमिल साहित्य का दरबार में, यानी जब वो दरबार में कुछ दिन उनको रहने के लिए बुलाया गया तो वहाँ पर उन्होंने तमिल साहित्य का अध्ययन किया, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, उपरोक्त दोनों का किया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि किस प्रकार के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। तो जी हाँ, उन्होंने तमिल साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का वहाँ पर बहुत अध्ययन किया था। मतलब तमिल तो उन्हें तमिलनाडु में जन्म होने के कारण वहाँ की मूल भाषा थी, तो तमिल तो उन्हें आती ही थी। इंग्लिश का भी उन्होंने जो डेवलपमेंट खुद का किया, जो अपना विकास किया, उससे ही दोनों ही साहित्य में भाषाओं में ट्रेंड हो गए और दोनों ही भाषाओं में साहित्य लेखन करने लगे थे। फिर है, वे अंग्रेज लेखकों की किस शैली से प्रभावित थे। तो शैली, यहाँ पर आपने जब मंजरी बुक हम पढ़ रहे थे तो शैली शब्द का प्रयोग मेरे मुंह से बार बार सुना होगा। तो शैली का मतलब होता है विधा, लिखने का तरीका, आर्ट ऑफ द राइटिंग। तो कौन सी ऐसी लिखने का तरीका था जो अंग्रेज लेखक लिखते थे और इन्हें बड़ा पसंद था? स्वच्छंदतावादी, प्रेमपूर्ण, रहस्यमयी या भावपूर्ण? अंग्रेजी लेखक जो थे वो उनकी स्वच्छंदतावादी, एकदम फ्री होकर किसी भी विषय पर लिखना, अपने ख्यालों को प्रकट करना। क्या उन्हें ये वाला स्टाइल पसंद था? क्या ये शैली पसंद थी? क्या उन्हें प्रेमपूर्ण, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं की कोई कहानियाँ उनको सुनना देखना पसंद था, उनको उस तरीके से लिखना पसंद था? रहस्यमयी, यानी पूरी की पूरी जो रचना है उसमें रहस्य का पता, कि आखिर में पता चला कि खूनी कौन था, ऐसी कोई रचना लिखना उन्हें पसंद था? या फिर भावपूर्ण, मतलब पूरा फीलिंगली, इमोशनल ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा भावपूर्ण रचना, ऐसा साहित्य लिखना जो उनको शैली थी वो उन्हें पसंद आता था। तो वे अंग्रेज लेखकों को किस शैली से प्रभावित थे? जी हाँ, तो वे अंग्रेज लेखकों की स्वच्छंदतावादी, जिसमें वो स्वतंत्र होकर अपने किसी भी विषय पर विचार प्रकट कर सकते थे, वो उनको बहुत पसंद था। इन्हें ये पसंद होने का एक कारण और ये भी था कि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कहीं ना कहीं जो भारतीय लेखक थे उनके पास एक बाउंडेशन था, शब्दों का भी और शब्द सीमा का भी और विषय का भी, कि वो क्या लिखें और कितना लिखें। क्योंकि अंग्रेज सरकार, आपने जैसे पिछले कुछ पाठों में पढ़ा कि जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई पुस्तकें लिखता था तो उसे जब्त करा लेते थे, वो उसकी प्रतियां बिकने नहीं देते थे, तो ऐसे काम भी होते थे। तो यहाँ पर जो हमारे भारतीय लेखक थे वो क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं वो लिखने के लिए अंग्रेज सरकार के जो बाध्य थे कि हम क्या लिखेंगे, इन्हें पसंद आया नहीं आया तो ये क्या करेंगे, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने चल रही थी। इसलिए अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ लेखकों की रचनाएं बड़ी पसंद होती थी, क्योंकि वो पूरी तरह फ्री ऑफ माइंड से लिखी गई, जो ख्याल आया उसको वैसे का वैसा कलम से उकेर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठवां पूर्ण। सातवां प्रश्न हम देखते हैं, पत्नी के साड़ी मंगाने पर वे क्या ले आए थे। भाई जैसे नॉर्मल घर में पत्नियां पति के बाहर जाते समय कहती ना मेरे लिए आज ये ले आना, तो इनकी पत्नी ने भी जब ये बाहर किसी टूर पर जा रहे थे 2-3 दिन के, तो इनसे क्या कहा कि आप लौटते समय मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेते आना। अब जब ये लौटे तो इनके साथ 2 गाड़ियाँ तो थी, बड़ी बड़ी 2 गाड़ियाँ चली आ रही थी, लोडिंग ऑटो जिसे आप कह सकते हैं। तो इनकी पत्नी बड़ी खुश हो गई देख कर कि अरे वाह, मैंने तो एक मंगाई है, इतनी सारी ले आए। लेकिन जब वो बक्सा खुला और इन्होंने देखा तब वहाँ पर पुस्तकें थीं, साहित्यिक पुस्तकें थीं। तो उनकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए बड़ा बुरा लगा। तब इन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगते हुए क्या कहा, वो यहाँ पर मैं ये आपको उत्तर बताने के बाद बताऊंगी। तो पत्नी के साड़ी मंगाने पर वे क्या ले आए? साहित्यिक कृतियां ले आए, सलवार सूट ले आए, घर का सामान ले आए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आए? तो आपको देना है सही जवाब, और सही जवाब है आपके सामने कि वे साहित्यिक कृतियां ले आए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा मांगी कि भाई तुमने साड़ी मंगाई थी, लेकिन तुम्हारी साड़ी से अधिक मुझे ये साहित्यिक कृतियां लग रही थी। साड़ी तो कुछ दिन बाद पुरानी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, लेकिन ये जो साहित्यिक कृतियां मैं लेकर आया हूँ ये तो जन्म जन्मांतर वर्षों वर्षों तक एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में हमारे साथ रहेंगी। तो मैं साड़ी की जगह क्या ले आया हूँ? साहित्यिक कृतियां ले आया हूँ। तो इनकी पत्नी को भी उससे समझौता करना पड़ा था। यहाँ पर है, सुब्रमण्यम भारती ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति किसको मानते हैं? इनकी नज़र में दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बहुत बेस्ट है, बल्कि सबसे बेस्ट है? संसार, पेड़ या पौधे, इंसान या फिर जीव और जंतु? तो इनके अनुसार कौन सी बेस्ट है पहले वो जानते हैं। तो जी हाँ, इंसान सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखिए बाकी सब चीज़ें तो कम या अधिक मात्रा में चल जाएंगी, लेकिन मनुष्य शरीर को डिज़ाइन करना पूरा साइंटिफिकली, हमारा ये शरीर, जब हम विज्ञान विषय के द्वारा अपने शरीर के बारे में जानते हैं, फिजियोलॉजी जानते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि भगवान ने हमें, हमारी इस मशीन को
कितने सुंदर ढंग से बनाया है और कितने वैज्ञानिक ढंग से इसका निर्माण किया है। जब हम देखिए भगवान ने हमारे शरीर को बनाया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो कितना सिस्टमेटिक पहले दिमाग बनाया कि हम सोचें, फिर आंखें बनाई कि हम देखें, फिर हमारी नाक बनाई हम उस चीज़ को सूंघें, देखें, महसूस करें, फिर हम उस चीज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त करें, फिर अपने हाथों से उस चीज़ का एक्शन लें। तो हर एक चीज़ को उन्होंने एकदम वेल सेटल्ड तरीके से बनाया है। भोजन कैसे पचेगा, हम सांस कैसे लेंगे, जो हमारी अन्य क्रियाएं हैं शरीर की वो कैसे लेंगे, ये हाथ ऊपर कैसे जाएगा, ये हाथ नीचे कैसे आएगा, ये सारी की सारी साइंटिफिक चीज़ें उन्होंने बना रखी थी। यानी क्या भगवान साइंटिस्ट थे? तो भगवान ने ये सब चीज़ें जब डिज़ाइन की हैं, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, सर दर्द होगा तो क्यों होगा, बुखार आएगा तो क्यों होगा, अगर हम गलत खान पान करेंगे तो क्या होगा, तो हर एक चीज़ को भगवान ने जैसा हमारे लिए डिज़ाइन किया है, तो उस हिसाब से हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। यानी भगवान ने जितनी चीज़ें इस दुनिया में बनाई है ना, सबसे बेस्ट क्रिएशन उनका हम इंसानों के रूप में इस दुनिया पर है। तो प्रश्न है कि वे सर्वश्रेष्ठ कृति किसे मानते थे? तो वे सर्वश्रेष्ठ कृति इंसान को मानते थे कि भगवान की बनाई चीज़ों में सबसे बेस्ट जो है वो इंसान है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 8वां प्रश्न पूर्ण। अब हम पढ़ते हैं 9वां। निम्नलिखित में से किसे सुब्रमण्यम भारती की कविताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया? यानी यहाँ पर नीचे जो नाम लिखे हैं उनमें से कौन ऐसे थे जो सुब्रमण्यम की कविताओं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने निकल पड़े? तमिलवासी, महाराष्ट्र वासियों को, उपरोक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तमिल वासियों को, तमिल कविताएं ये लिखते थे, मूल रूप से तमिल कवि थे, लेखक थे। तो जब ये तमिल में कविताएं लिखा करते थे तो वो इतनी जोशीली होती थी कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने आप ही स्वतंत्रता को, स्वाधीनता के यज्ञ में शामिल होने के लिए खुद ब खुद चले आते थे। इतनी जोशीली कविताएं पढ़ने के बाद उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग जाता था और वो स्वयं ही आ जाते थे कि भाई हम इस आंदोलन में आपके साथ हैं। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती की कौन सी चीज़ों से? तो वो तमिल वासियों को उन्होंने इतना प्रभावित किया कि वे स्वतंत्रता के महायज्ञ में शामिल हो गए। अंतिम प्रश्न है, भारती तिरुवैली मंदिर में रोज क्यों जाते थे? क्यों वहाँ पर उनका रोज आना जाना होता था? एक पालतू हाथी था वहाँ पर। क्या वे उसकी पूजा करने जाते थे? क्या वे उसे गन्ना और नारियल खिलाने जाते थे? या फिर उपरोक्त दोनों कामों के लिए जाते थे कि भाई पूजा भी कर लें और नारियल और गन्ना खिला दें? या फिर इनमें से कोई नहीं, वो मंदिर में पूजा करने जाया करते थे? तो पहले जानते हैं सही जवाब कि वो उसे गन्ना व नारियल खिलाने जाया करते थे। हमने जब ये पाठ पढ़ा था तो हमने जाना था कि उस मंदिर के कैंपस में एक हाथी रहता था। उस हाथी को रोज ये गन्ना और नारियल खिलाने जाते थे। एक बार किसी कारणवश वो हाथी पागल हो गया। लोगों ने मना किया इनसे कि आप उसके पास मत जाइए, आप उसे गन्ना वन्ना खिलाने उसके नज़दीक मत जाइए, वो बहुत उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये नहीं माने, रोज़ की तरह उसके पास पहुंच गए। हाथी ने बहुत ऊपर उठाकर इनको नीचे पटका और उसके बाद ये जीवन में कभी उठ नहीं पाए। यानी उसके बाद इनकी जो तबीयत खराब होना शुरू हुई, जो शारीरिक समस्याएं इनको होना शुरू हुई, फिर वो बढ़ती गई और इनके जान लेने पर ही वो समाप्त हुई थी। तो इस प्रकार इनकी अंतिम यात्रा जो है वो तिरुवैली मंदिर में उस हाथी को गन्ना और नारियल खिलाने पर ही समाप्त हुई थी। तो मंदिर क्यों जाते थे? उस हाथी को गन्ना और नारियल खिलाने। तो इस प्रकार हमने सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाठ की व्याख्या के दौरान या फिर प्रश्नोत्तर के दौरान इतनी ठीक से उन पर चर्चा नहीं हो पाई थी, वो भी आज कंप्लीट हो गई। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स चाहता है कि हम अपने बच्चों को कंप्लीट एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर एक पाठ को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है। अब शुरू होता है आपका काम रिवीजन, पुनरावृत्ति और याद करने का। तो भाई अगर किसी वीडियो में कोई डाउट है, कुछ समस्या आ रही है, तो बिल्कुल आप उसको अपने सामने रखें। अदरवाइज आप वीडियो को शांति से बैठकर अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में न केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा, हर एक बोर्ड के ढेरों वीडियो मौजूद हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हमारा एमपी बोर्ड अगर हो, तो सभी के ढेर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो अपनी कक्षा, रुचि और आवश्यकता के अनुसार आप वीडियो को सर्च करें और देखें और उसका आनंद लें, उससे सीखें, कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एनटीएससी, सीयूटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप
आप यहाँ से सारी कुछ चीज़ें सीख कर बढ़िया वाली इंग्लिश को आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक नज़र आ रही है भाई उस पर क्लिक करो, एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म भर दो, सबमिट कर दो, ज़रूरी चीज़ें आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लाइक आप करते ही हैं, शेयर आप करते ही हैं, और बस अब आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। और शेयरिंग की अगर कमी हो तो शेयर भी करते जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। भाई हम हर जगह हैं, आप जिस माध्यम से कन्वीनियंट हैं, कंफर्टेबल हैं, उस माध्यम से हमसे जुड़ें, लेकिन हमसे जुड़कर अपना विकास करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।